हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि चना का कल्टीवेशन कैसे करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी चना के बारे में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी ऑफ लेंटिल, मतलब मसूर की खेती कैसे की जाती है। तो इसमें कुछ टॉपिक जो हम लोग पढ़ते हैं, ओरिजिन, एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसके साथ साथ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, सॉयल, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, जितने भी हम लोग सब पढ़ा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी लेक्चर्स की ज़रूरत हो, मतलब किसी भी लेक्चर्स की इमरजेंसी ज़रूरत हो, नहीं हमें सर ये लेक्चर पढ़ना है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम उस लेक्चर के बारे में जल्द से जल्द वीडियो लाएंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लेंटिल का कल्टीवेशन, मतलब मसूर की खेती कैसे की जाती है। तो सबसे पहले इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है लेंस स्कुलेनेरिस, क्या लेंस कुलिनेरिस। उसके साथ साथ इसका कुछ और नाम है, एक और नाम है लेंस स्कुलेंटा। दो नाम है इसके। इसका बोटेनिकल नेम, फैमिली जो है वो पैपिलियोनेसी के फैमिली के अंतर्गत आता है। क्या? पैपिलियोनेसी फैमिली। यह चौथी दलहनी फसल, मुख्य दलहनी फसल के अंतर्गत आती है विश्व में। ये करीबन 5% शेयर रखता है पल्स एरिया का, 5% क्षेत्रफल में ये बुआई हो रहा है। इसके बाद इसकी ओरिजिन की बात करें तो सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया, भारत या पाकिस्तान माना जाता है। दो प्रकार की मसूर होती है। एक मसूर जिसे मलका मसूर कहते हैं, जिसकी बीज बड़ी होती है, या अफ्रीका और सेंट्रल एशिया में बुआई की जाती है। और दूसरी छोटी वाली मसूर, मसूरी, जिसे मसूरी कहते हैं, यह भारत, पाकिस्तान और साउथ या वेस्ट एशिया के बारे में मतलब उगाई जाती है। इसके बारे में बात करें कुछ मुख्य देश जो कि मसूर उगाते हैं, तो कनाडा 39%, तुर्की, भारत, यूएसए, इथियोपिया, सीरिया। और सबसे ज्यादा जो इल्ड है वह इजिप्ट और यूएसए में होता है। उसके बाद इसका जो 2n हम लोग बात करें, मतलब क्रोमोसोम नंबर, वह 2n = 14 होता है। इसके एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, क्षेत्रफल, तो करीबन 1479,000 हेक्टेयर भूमि में इसका उपज किया जाता है। प्रोडक्शन 1031,000 क्विंटन इसका प्रोडक्शन होता है। यील्ड जो है 697 केजी प्रति हेक्टेयर होता है। कुछ मुख्य राज्य जो है भारत में, वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में करीबन 70% उपज होता है पूरे भारत का। उसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन जो है वो पश्चिम बंगाल में है, जो कि 911 किलो प्रति हेक्टेयर का उपज नोट की दर्ज किया गया है। उसके बाद आगे बात करें हम लोग इकोनॉमिक यूज के बारे में। इसकी इकोनॉमिक यूज है, सबसे ज्यादा यूज इसका पल्स के रूप में होता है, दाल के रूप में, या फिर दूसरा इसे नमकीन बनाकर खाया जाता है, इसे भूनकर इसे खाया जाता है स्नैक्स के रूप में। इसके बाद इसके प्रोटीन कंटेंट की बात करें तो 24 से 26% प्रोटीन पाया जाता है, और जो कि तूर, उर्द, मतलब कि अरहर, उर्द, मूंग या चने की अपेक्षा बहुत ज्यादा है इसमें पाया जाता है। फैट 1.3%, 3.2% फाइबर, 2.2% मिनरल और 57% कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ इसमें अन्य प्रकार के न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम, आयरन और नियासिन प्रोटीन की भी मात्रा पाई जाती है। और इसके जो अनराइप, मतलब कच्चे फलियां जो होती हैं, उसे सब्जी के रूप में उगाया जाता है। इसके जो सूखा जो भूसा होता है वह जानवरों के फॉडर के रूप में यूज किया जाता है। उसके बाद बात करें कश्मीर वैली में, तो इसे ग्रीन मैन्यूर के रूप में उगाया जाता है पैडी के खेतों में, मतलब धान के खेतों में ग्रीन मैन्यूरिंग के रूप में, हरी खाद के रूप में उगाया जाता है, या कवर क्रॉप के रूप में भी। तो स्टूडेंट्स, बात करें हम लोग इसके क्लाइमेट की, मतलब कैसे क्लाइमेट में उसे उगाया जाता है, कैसे मौसम की जरूरत होती है। तो यह रबी क्रॉप का सीजन ठंडे मौसम में उगाया जाता है क्रॉप। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है 18 से 30 डिग्री सेल्सियस। फ्रॉस्ट के प्रति टॉलरेंट होता है, आसानी से किसी भी, मतलब कितना भी ठंडी पड़े इसे उगाया जा सकता है। एसिडिटी और एल्कलिनिटी के प्रति
खट्टे और मतलब एसिडिटी और एल्कलिनिटी के प्रति मॉडरेटली टॉलरेंट होता है, मध्यम रूप से इसके प्रति टॉलरेंसी रखता है, मतलब इसे सह सकता है, लेकिन वाटर लॉगिंग के प्रति सेंसिटिव है। अगर ज़्यादा पानी इसे लग गया तो यह क्रॉप्स खराब हो सकती है। टेम्परेचर ठंडा की जरूरत होती है इसके वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, और इसके मैच्योरिटी के लिए मतलब तैयारी के लिए इसमें गर्म टेम्परेचर की जरूरत होती है। आगे बात करें हम लोग कुछ टेक्निक्स की, इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं। तो जुताई करनी चाहिए 1 से 2 हैरोइंग करने के बाद। उसके बाद भारी भूमियों में एक गहरी जुताई कर देनी चाहिए 2 या से 3 हैरोइंग के बाद। हल्की भूमियों में कम टिलेज की आवश्यकता है, कम जुताई की आवश्यकता होती है सीड बेड प्रिपरेशन के लिए। अब सीड रेट की बात करें तो वह 40 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर की सीड रेट की जरूरत आवश्यकता होती है। आगे हम लोग बात करें वेराइटीज के बारे में, तो कुछ वेराइटीज आपको स्क्रीन पे जैसा दिख सकता है। JL1, VL मसूर 4, सपना, LH 84-8, यल 4076, शालीमार मसूर 1, पूसा लेंटिल 4, प्रिया DPL 15, पूसा विभव, सपना, सुप्रभाता, मल्लिका, सपना, गरिमा, WBL 58, शेरी, नरेंद्र मसूर, पंत लेंटिल 5, नूरी, आशा, रंजन, जवाहर लेंटिल 3, पंत L5, पंत L6। ये कुछ इसकी वेराइटीज थी मसूर की। आगे हम लोग कुछ इसके क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो धान के बाद इसे उगाया जा सकता है, मक्के के बाद उगाया जा सकता है, कॉटन के बाद उगाया जा सकता है, सोरगम के बाद उगाया जा सकता है, या ग्राउंडनट मूंगफली के बाद इसे उगाया जा सकता है। बुआई की बात करें तो मध्य अक्टूबर से स्टार्टिंग नवंबर तक बुआई की जा सकती है। लेकिन अगर लेट बुआई होगा तो इसके क्या कहते हैं उपज में कमी आती है। अगर हम लोग लेट बुआई कर रहे हैं तो बीज मात्रा को बढ़ाना होगा और बीज पेड़ की दूरियां कम करनी होंगी। उसके साथ बात करें हम लोग इसके कितनी गहराई में बोना चाहिए, तो 3 से 4 सेंटीमीटर डीप इसकी बुआई करनी चाहिए, और अगर हमारे पास व्यवस्था हो तो राइजोबियम बायो फर्टिलाइजर से इसे इनोकुलेट करके ट्रीट कर देना चाहिए। आगे बात करें हम लोग स्पेसिंग के बारे में, कितनी दूरी पर इसकी बुआई करनी चाहिए। तो अगर हम लोग बड़ी बीज की बुआई कर रहे हैं तो 50 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करनी चाहिए, जिसकी स्पेसिंग 30 × 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। छोटे बीजों की बात कर रहे हैं तो 30 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई करनी चाहिए, जिसकी स्पेसिंग 30 × 5 रखनी चाहिए। अगर लेट बुआई कर रहे हैं तो 40 किलो प्रति हेक्टेयर की बुआई करनी चाहिए छोटे बीजों में, और 20 × 5 इसकी दूरी रखनी चाहिए। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करें, मतलब कि खाद कितनी देनी चाहिए, तो सबसे पहले फार्म यार्ड मैन्यूर जो है, कंपोस्ट जो है खाद है, वो 5 से 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए। उसके साथ साथ NPK की बात करें तो 20 से 30 किलो नाइट्रोजन, 50 से 60 किलो फास्फोरस और 25 किलो जिंक की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि मसूर में जिंक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद अगर हम लोग चाहें तो 0.5% जिंक सल्फेट का जिंक की कमी हो तो 0.5% के सॉल्यूशन से स्प्रे कर सकते हैं। हमने वहाँ पर 25 किलो प्रति हेक्टेयर जो बोला था वह पोटेशियम की मात्रा थी। उसके बाद आगे बात करें वाटर मैनेजमेंट की, तो इसके जो मतलब जल प्रबंध है, जल प्रबंध इससे ज़्यादातर कंडीशन में अनइरिगेटेड कंडीशन में उगाया जाता है, मतलब सिंचाई की जहाँ सुविधा उपलब्ध नहीं होती तहाँ पर मसूर की खेती की जाती है। लेकिन अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है आपके पास, 1 से 2 इरिगेशन इसे दे सकते हैं, और यह इरिगेशन जो है वह 45 दिन बुआई के बाद, और दूसरा इरिगेशन जब बीज में फलियों में बीज बन रहा हो तब करनी चाहिए, दूसरी इरिगेशन जो है। उसके बाद आगे बात करें हम लोग क्रॉप पर, इसके परफॉर्मेंस ज़्यादा इरिगेशन देंगे तो खराब होने का चांस रहता है। वीड मैनेजमेंट की बात करें हम लोग खरपतवार नियंत्रण की, तो स्टार्टिंग के 30 से 60 दिन क्रिटिकल पीरियड होती है वीड कंपटीशन के लिए वीड में। तो इसमें कुछ मुख्य प्रकार के जो खरपतवार लगते हैं वो चिनोपोडियम एल्बम, बथुआ, उसके साथ साथ सेंजी और कटेली, या 3 प्रकार के घास है जो सबसे ज्यादा लगते हैं। तो इसे हैंड वीडिंग, हाथ से घास निकाल कर 25 से 30 दिन या 45 से 50 दिन 2 बार करके हम लोग घास को निकाल सकते हैं। या फिर कुछ बुआई से पहले ही
मतलब उगने से पहले ही पेंडिमिथेलिन या फ्लूक्लोरिलीन का यूज करके घास को खत्म किया जा सकता है। आगे बात करें हम लोग इसके हार्वेस्टिंग की, तो इसकी हार्वेस्टिंग जो है यह 100 से 120 दिन के में तैयार हो जाती है बुआई के बाद। उसके बाद इसका जो है यह जब पूरा सूख जाता है तब इसकी हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। हार्वेस्टिंग नॉर्मली करके इसे पूरे प्लांट उखाड़ के या फिर प्लांट को बाकी से काट करके जमीन पर इसकी थ्रेसिंग कर दी जाती है। उसके बाद थ्रेसिंग चाहे डंडे से कर दें या उसके बाद ओसाई के बाद जब साफ हो जाता है तो यह सब्जी या इसे साफ सुथरा करके अनाज को स्टोर कर लेना चाहिए, उगाया जाता है। यील्ड के बारे में बात करें तो इसका जो यील्ड है वह करीबन 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज इसकी होती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही।